जोहार मास्टर जी, राउर के भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी, बताइए क्या हालचाल है आपके? एकदम बढ़िया मास्टर जी। और देखो हम अपन सवाल कर साथे और हमरे कर दर्शक में नया नया जानकारी लेवल है हमरे संगे जुड़ चुके हैं। वाह वाह। तो हम अपने दर्शकों का कृषि दर्शन के आज के अंक में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान भाइयों, आप जानते हैं कि पर्वतिया जी ने मेरा हालचाल पूछ लिया, अपना हालचाल बता लिया, लेकिन आप भी चाहते होंगे कि खेती बाड़ी से जुड़े जो हालचाल हैं वो आप जरूर देखना चाहते होंगे। तो पर्वतिया जी, हम लोग क्यों ना सबसे पहले किसान भाइयों को खेती बाड़ी से जुड़े समाचार दिखला दें। हाँ मास्टर जी, ताकि उमन जे हमरे कर मौसम है सेकर हालचाल भी जान लेवे और बाजार कर हालचाल भी जान लेवे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तैयारी के साथ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले देखते हैं कृषि जगत की सब खबरें कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मधुमक्खी पालन व्यवसाय स्थापित करने के लिए मिलता है लागत का 40% अनुदान। मत्स्य विभाग में निःशुल्क कराए तालाब की मिट्टी और पानी की जांच। दवा छिड़काव के लिए बेहतर उपकरण है डस्टर। राज्य के किसान मधुमक्खी पालन से संबंधित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक उपादानों के लिए जैसे मधुमक्खी कॉलोनी, मधुमक्खी छत्ता, मधु निकासी यंत्र इत्यादि के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन लागत का 40% राशि अनुदान देती है। झारखंड राज्य बागवानी मिशन राज्य में बागवानी से जुड़े किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चला रही हैं, जिनमें से एक है मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए उसमें लगने वाले उपादानों जैसे मधुमक्खी छत्ता, मधुमक्खी कोलानी एवं मधु निकासी यंत्र इत्यादि की खरीद एवं स्थापना के लिए परियोजना लागत का 40% राशि अनुदान देती है। शेष 60% राशि किसान को स्वयं वहन करना होता है। राज्य के मछुआरों के कल्याणार्थ मत्स्य विभाग झारखंड कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, जिनमें से एक है तालाबों के मिट्टी और पानी की निःशुल्क जांच करना। जिन मछली पालकों के तालाब की मछलियों की बढ़वार समय पर नहीं हो रही है या कोई अन्य समस्या तालाब में है तो वे इस योजना के तहत पानी और मिट्टी की जांच कराकर समस्या दूर कर सकते हैं। मीश की खेती से अच्छा मुनाफा कमाने के लिए किसान मीश के उन्नत प्रभेद पूसा सदाबहार, पूसा ज्वाला और NP 46A लगा सकते हैं। ये प्रभेद अच्छी फलन देने में सक्षम है। पूसा सदाबहार, पूसा ज्वाला और NP 46A ये नाम है मिर्च के उन्नत किस्मों के। ये किस्में झारखंड की मिट्टी और जलवायु में अच्छी उपज देती हैं। इन किस्मों के 500 से 600 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी होता है। सितंबर तक इन किस्मों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों द्वारा 80 से 100 क्विंटल तक हरा फल प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, हमारे राज्य में धान की बुआई लगभग हो चुकी है। अब बारी है उनकी देखभाल और आवश्यक कृषि कार्यों के करने की, ताकि पैदावार अच्छी हो। कृषि विशेषज्ञ धान की बेहतर पैदावार के लिए फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग करने की बात करते हैं। तो आइए आज के बेहतर तकनीक में जानते हैं कि धान की फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग कैसे करें और ये किस प्रकार फायदेमंद है। किसान भाइयों, धान की फसल जहां आप रोपाई कर चुके हैं और रोपाई किए हुए 15-20 दिन हो गया है, उस खेत में आप धान के खेत का मेढ़बंदी करके पानी न बहे, उसमें आप ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल बोलते हैं, इसका उपयोग जरूर करें। इसकी 10 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से आप अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको 30 केजी नाइट्रोजन अर्थात 60-65 केजी यूरिया के बराबर फायदा होगा और इससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है और आने वाले फसल को भी फायदा होता है। कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए फसलों पर दवा का छिड़काव करना आवश्यक होता है। पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से करने के लिए कृषक इस डस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फसलों पर लगने वाले कीट व्याधियों के नियंत्रण के लिए दवा का छिड़काव आवश्यक होता है। फसल पर पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को आसानी से करने के लिए किसान बंधु इस डस्टर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। इसके इस्तेमाल से दवा बर्बाद नहीं होती और पूरे फसल पर समान रूप से फैलती है।
कृषि समाचार में आइए अब मिलते हैं सफल किसान से और जानते हैं उनके बेहतर कृषि जीवन के बारे में। खेती बाड़ी में मेहनत सभी किसान करते हैं, परंतु इन्होंने मेहनत के साथ पौराणिक कृषि पद्धतियों में बदलाव लाकर जो खेती बाड़ी में सफलता पाई, जिस कारण इन्हें अपने क्षेत्र में अच्छी खासी ख्याति मिली। अपने अब्बू के साथ में, फादर के साथ में जो सो किसान के ये में लग गए। लगने के बाद जो सो विज्ञान केंद्र से हम जो सो ट्रेनिंग हासिल किए। हासिल करने के बाद फिर जो सो हम भी किसान वृद्धि की वजह से जो सो हम भी खेती करते हैं, मिर्चा का खेती करते हैं और जो सो खीरा वगैरह सब अभी लगा हुआ है हमारा, ये सब का खेती करते हैं। हम लोग खेती बाड़ी से जुड़ करके जो सो सारा ये सब कर रहे हैं, घर चला रहे हैं। हम लोग कोई बड़ा बिजनेस या कोई बड़ा कारोबार हम लोग का नहीं है, खेती करना है। खेती करके जो सो ये सब चीज़ घर चलाना और सब करना होता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की मंडियों में अनाज पूर्व सप्ताह के मूल्यों पर टिकी नजर आई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में कुछ अनाजों के भाव में आंशिक वृद्धि संभव है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियां महंगी बिकी। टमाटर के मूल्यों में थोड़ी कमी आई है, बावजूद इसके अभी भी टमाटर महंगे हैं। आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5650 रुपए से लेकर अधिकतम 7300 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4500 रुपए से लेकर अधिकतम 5700 रुपए। दाल चना न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 4700 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9700 रुपए। आलू न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2400 रुपए और प्याज न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 2800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी नया और बढ़िया जानकारी तो रौरे दे देली और एकर फायदा भी हमारे किसान भाई अरे भाई हमारे कार्यक्रम में ने दिया है जानकारी, है ना। हाँ मास्टर जी, और हमके बुझाला कि अब जे हमरे का समस्या रहेला हमर खासकर सेकर बारी आ जाएला। और आप जानते हैं कि सबसे पहले हम आपसे सवाल पूछते हैं। हाँ मास्टर जी, तो हम जानी ला और उकरे से तो बाचे खोजत रहीला हमेशा, तो चलिए पूछिए ले तो किसान भाइयों चलिए आज छोड़ते हैं सवाल, क्योंकि आपसे भी बहुत सारे सवाल नहीं मिलते हैं। और हम चाहते हैं कि खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की बातें आप इसी तरह के मनोरंजक सवालों के साथ शुरू करें। लेकिन आज हम सबसे पहले लेते हैं विराम, इसके बाद बात करेंगे सवालों की। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम कर बाद सब दिखवैया मना के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मास्टर जी आप सवाल करो। हम
अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बिल्कुल आज बल्कि आपकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि आप सवाल शुरू करें। हाँ मास्टर जी, ऐसा नहीं कि एखन धान कर जे हमरे कर फसल है सेकर देखभाल हमके बुझाला बहुत जरूरी हुई, ताकि बढ़िया फसल एकदम किसान भाई बहन के मिले पारे और उमर भी हमके बुझाला इंतजार करे लायक होगा इसने कोनो जानकारी कर। देखा ना किसान भाइयों, ये जो पर्वतिया जी हैं जो आपकी बात सबसे पहले मेरे सामने रखती हैं, और आप भी जानते हैं कि इस समय जो खरीफ की मुख्य फसल धान है, इसकी देखभाल के बारे में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी तो निश्चित रूप से आपको इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा कि आपको इस जो मौसम है, जो हमारा बारिश कम हुई है, जो और दूसरी समस्याएं हैं बारिश कम होने से, इन सब तमाम स्थितियों में आप खरीफ की फसल, मुख्य फसल धान की देखभाल कैसे करेंगे। चलिए इसके बारे में बातचीत करने के लिए अपने विशेषज्ञ के पास चलते हैं। आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अशोक कुमार। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमने विषय चुना है धान की खरीफ फसल की देखभाल कैसे करें। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अशोक कुमार जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जोहार। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि धान की खरीफ फसल की देखभाल हमारे किसान भाई कैसे करेंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मानसून इस बार बहुत अच्छा नहीं है। बारिश तो हो रही है लेकिन जितनी बारिश होनी चाहिए उससे कम है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को सबसे पहले जो रोपाई कर चुके हैं या खेत धान की बुआई कर चुके हैं, उसकी फसल की देखभाल कैसे करें इसका जानना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छा उपज उनको प्राप्त हो पाएगा। जैसा कि यहाँ पर 3 तरह का भूमि है जिसमें धान की खेती होती है। एक तो टाँड़ है जिसमें सीधी बुआई धान की करते हैं, और एक दोन है, दोन में भी एक मध्यम है और एक निचला ज़मीन है। तो तीनों में 3 प्रकार की खेती की जाती है। एक तो है कि सीधी जो बुआई करते हैं टाँड़ ज़मीन में, ऊपर वाला ज़मीन में, उसमें प्रभेद लेते हैं वंदना, या जहाँ गोरा राइस लेते हैं किसान भाई, वंदना या फिर अंजलि, इस तरह के बिरसा धान 109, इस तरह के प्रभेद ऊपर वाला ज़मीन में करते हैं। मध्यम ज़मीन में किसान भाई जो कम अवधि वाला धान है, मध्यम अवधि वाला, जैसे ललाट है या नवीन है, IR 64 है, IR 36 है, इसकी खेती करते हैं। और दोन में जहाँ बिल्कुल नीचे ज़मीन है, जहाँ पानी बारिश होने पर पानी खड़ा हो जाता है, वैसे ज़मीन में किसान भाई MTU 70-29 करते हैं, या राजश्री करते हैं, या BPT 5204 जिसको सांभा मंसूरी कहते हैं, इसकी खेती करते हैं। यह लंबी अवधि का है, 150 दिन में तैयार होता है। मध्यम अवधि वाला जो ललाट नवीन बताया हमने, वो लगभग 130-35 दिन में तैयार हो जाता है, और कम अवधि वाला 110 दिन में तैयार हो जाता है। तो अभी जिस तरह का स्थिति बन रहा है, किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा बारिश का पानी जो है उसको संचित करने का उनको तरीका अपनाना चाहिए, जिससे बारिश का पानी को रोक सके किसान भाई खेत में। इसके लिए जो टाँड़ भूमि है उसमें अगर किसान भाई खेती कर चुके हैं तो सबसे पहले तो जैसे बारिश होती है तो मेड़बंदी थोड़ा सा करके रखें, जिससे उसमें नमी संचित रहे, ज़्यादा समय तक नमी बनी रहे। और मध्यम अवधि वाला जो ज़मीन है, जो मध्यम क्षेत्र है, खेत है, उसमें बिल्कुल बढ़िया से उसमें पहले से ही मेड़बंदी रहती है, लेकिन मेड़बंदी को बढ़िया से दुरुस्त कर ले कि पानी जब भी आवे उसमें बंद करके रखे, नहीं तो उनका सूखने का जो है जो धान का फसल है सूखने का एक अवसर वो दे सकते हैं अगर मेड़बंदी बढ़िया से नहीं करते हैं तो। और नीचे वाले ज़मीन में तो पानी जब भी बारिश होती है तो पानी आके ठहरता है, लगा रहता है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो नमी को संचय के लिए उपाय कर लें किसान भाई। दूसरा है क्या कि इसमें जो रोपाई या बुआई कर चुके हैं उसमें ऊपर से खाद दिया जाता है। तो जो टाँड़ वाला ज़मीन है उसमें लगभग यूरिया बहुत कम मात्रा में दिया जाता है, पूरा का पूरा 40 किलो नेत्रजन दिया जाता है बुआई से लेके, और बाद में ऊपर से जो डाला जाता है। बुआई में लगभग 20 किलोग्राम नेत्रजन, और बुआई के बाद जो खड़ी फसल है उसमें 30-35 दिन के बाद, या अगर 2 बार में देते हैं तो 15 से 20 दिन के बाद, और फिर
30 से 35 दिन के बाद 2 बार में यूरिया का छिड़काव 20-20 किलो नाइट्रोजन के रूप में, यानी 44 किलो नाइट्रोजन आपको नीचे देना है और 44 किलो 2 बार में आपको ऊपर से देना है। मध्यम ज़मीन में 80 किलो नाइट्रोजन पड़ता है, तो उसके लिए 20 किलो तो जब रोपाई होता है उस समय, और 40 किलो तो पहले, और 20-20 किलो 2 बार में, यानी 3 सप्ताह पर और फिर 6 सप्ताह पर 2 बार में नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जब भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें तो खेत में पानी कम रहे, ऐसा ना हो कि पानी बहुत ज़्यादा खड़ा रहे, तो उस समय नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए, पानी निकाल दें, और जिससे कि कम पानी रहेगा तो नाइट्रोजन का भरपूर उपयोग फसल अपना कर पाएगा। और निचले ज़मीन में 120 किलो नाइट्रोजन पड़ता है, उसमें भी 3 बार में देते हैं, 1 बार रोपाई के समय में और 2 बार लगभग 3 से 4 सप्ताह पर और 6 से 7 सप्ताह पर फिर दोबारा हम लोग 3 बार में देते हैं। तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल किसान भाइयों को करना चाहिए समय समय पर। और उसके अलावा इसमें जो अभी मुख्य जो समस्या आने वाला है किसानों के लिए, वो है कीट और बीमारी। तो उसके लिए किसानों को सावधान होना है और खेत को हमेशा देखते रहना है फसल को कि कोई कीड़ा ना आ जाए। कीड़ा में मुख्य रूप से आप देखिएगा कि एक कीट आता है जिसमें प्याज की तरफ पत्ता हो जाता है। तो वैसे स्थिति में जिस खेत में प्याज की तरफ पत्ता होने वाला बीमारी कीड़ा लगता है, उसमें किसान भाइयों को कोशिश करना चाहिए कि नर्सरी में ही कोई दानेदार दवा लगभग 100 ग्राम अगर 10G लेते हैं, थाइमेट लें या कार्बोफ्यूरॉन लें, 2 तरह का होता है। एक 10G होता है जो ज़्यादा पावरफुल होता है, और एक 3G होता है, वो थोड़ा कम पावरफुल होता है। तो 10G वाला जो पावर वाला अगर लेते हैं किसान भाई कोई भी दानेदार दवा, तो उसका 100 ग्राम 100 स्क्वायर मीटर में, वर्ग मीटर में, और अगर 10G लेते हैं तब 3G लेते हैं तो 300 ग्राम 100 स्क्वायर वर्ग मीटर में उनको नर्सरी में ही कीट के नियंत्रण के लिए डाल देना चाहिए। अगर खड़ी फसल में आ जाता है तो किसान भाई उस समय किसी भी इसी दानेदार दवा का, जैसे कार्बोफ्यूरॉन हो, थाइमेट हो, उसको 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर दीजिएगा। तो ये जो कीट है जिससे प्याज के जैसा पत्ता हो जाता है वो नहीं आएगा। इसके अलावा भी अगर कोई कीट आता है, जैसे धड़ छेदक आता है, आप देखेंगे किसान भाई देखते होंगे कि अगर ऊपर से जो उसका शीर्ष होता है, शीर्ष सूखने लगता है, और जब खींचेंगे पत्ता को ऊपर से तो खिंचा जाता है, नीचे काटा हुआ रहता है धड़ में। तो एक इस तरह का कीट आता है। दूसरा कीट आता है कि पूरा का पूरा पत्ता जो है चाट जाता है कीड़ा, जो दूर से ही देखेंगे तो पूरा का पूरा खेत आपको सफ़ेद नज़र आएगा। तो वो इस तरह के भी आता है। पत्र लपेटक भी आता है, पत्ती को लपेटने लगता है, इस तरह के कीट भी नज़र आते हैं। तो कई तरह के कीट धान में आपको नज़र आएंगे। एक बाद में जब लगता है, जिस समय बाली आ जाता है, उस समय भी बाली के अंदर में घुस के डंठल को काट देता है और बाली सूख जाता है, और जब खींचेंगे तो पूरा का पूरा बाली खींचा जाएगा और सफ़ेद हो जाता है। तो कोई भी कीटनाशक जो इसके लिए आता है वो कन्फिडोर सबसे बढ़िया है, यानी इमिडाक्लोप्रिड बोलते हैं। इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दे खड़ी फसल में, तो किसी भी तरह का जो कीट है उसका नियंत्रण हो जाएगा। इसके अलावा धान में एक चीज़ और आता है, गोबर जैसा जो ढेला बन जाता है धान में, उसके लिए भी किसान भाई अगर इसका कार्बेंडाजिम का छिड़काव कर दें 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर, जिस समय गाभा की अवस्था रहता है उसी समय छिड़काव करें तो ज़्यादा कारगर होता है और यह बीमारी समाप्त हो जाता है और फसल बढ़िया होता है। तो देखा किसान भाइयों, हमारे डॉक्टर साहब ने आपको खरीफ फसल की देखभाल के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इससे आप अच्छी तरह फसल का उत्पादन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आकर के हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मास्टर जी, धान के बारे में तो बढ़िया जानकारी मिल गया और हमके बुझाला कि हमारे कर सब किसान भाई बहन मन के फायदा पहुंचाई। बाकी एगो सवाल और है हमठी ना, ई हम तनी अपन ले पूछे खोजती, वैसे हमके बुझाला कि सब किसान भाई बहन मन के भी फायदा पहुंची। लोग से एकदम पूछ रही कि फल लगाए है हमके, तो ओकर बारे में अब सोचती तो जानकारी भी आपको हाँ एकदम मिल जा रहा है मास्टर जी, और बढ़िया से जानकारी मिल जा रहा है। बाकी फूल लगाए खोजती थी, मौसम जो आवत है ठंडा कर से बड़ा बढ़िया बढ़िया फूल मन लागेला और ओकर से फायदो बढ़िया मिलेला। तो ओकर तैयारी चाहे कैसे का करे बिल्कुल सही बात है। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि जो हमारे झारखंड के किसान हैं
वो अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जो फूलों की खेती है अगर वो व्यावसायिक रूप से करते हैं तो हमारे किसान भाइयों को बहुत लाभ मिलता है। और हमारे कई किसान भाई फूलों की खेती अपना चुके हैं। तो फूलों की खेती आप कैसे करेंगे और इसके बारे में क्या खास जानकारी है, चलिए हम अपने विशेषज्ञ से मिलते हैं और इसकी जानकारी लेते हैं। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मधुकर कुमार। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय चुना है शीतकालीन मौसमी फूलों की खेती कैसे की जाए। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं एक वैज्ञानिक श्री मधुकर कुमार। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। मधुकर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मधुकर जी, जैसा कि हमने विषय चुना है कि शीतकालीन फूलों की नर्सरी कैसे तैयार करें, तो सबसे पहले बताइए कि शीतकालीन के लिए नर्सरी की तैयारी अभी से क्यों ज़रूरी है? देखिए, अभी किसान भाइयों को शीतकालीन पौधे नर्सरी जो तैयार करना होता है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ फूलें ऐसी हैं जो कि 3 से 4 महीने तक में होती हैं। उस फूलों की तैयारी 3 से 4 बार हम करते हैं। अगर एक बार में हम नर्सरी तैयार कर लें तो हम एक बार में बेचकर और ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। इसलिए अगर 15-15 दिन के अंतराल पर उस नर्सरी को हम तैयार करते हैं तो उसे हम ज़्यादा नर्सरी तैयार कर पाएंगे और किसानों को शहर में बेचकर उससे ज़्यादा हम पौधे से फ़ायदा कमा सकते हैं। तो नर्सरी जो है, जैसे गुलदाउदी है, क्राइसेंथेमम जिसे कहते हैं, डहलिया है, इन सब फूलों का जो है हम तैयारी पहले से करते हैं। क्योंकि डहलिया ऐसा फूल है जिसको एक बार पहले हम लगाते हैं, उसके कंद को हम लगाते हैं। कंद से उससे वो जब बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसको पिंचिंग करते हैं, यानी कि उसके ऊपर वाली जो फुनगी होती है उसको हम काट देते हैं। काटने के बाद उसमें से ब्रांचिंग निकलता है। जो ब्रांच निकलता है, जो शाखाएं निकलती हैं, उन शाखाओं को फिर तोड़कर हम छोटे छोटे पॉट में लगाते हैं। इंडोलिक ब्यूटेरिक एसिड देकर, जो एब्सिसिक एसिड डालकर, या कोई भी रूट रेगुलेटर जो है होता है उसे लेकर उसमें डालकर उसको लगाते हैं। तो 15 से 20 दिन में उसमें जड़ें निकलती हैं। उन जड़ों को पूर्णतः होने में करीब करीब 1 महीने लग जाते हैं। 1 महीने के पौधे तब जाकर वो तैयार होते हैं और मार्केट में बिकने लायक होते हैं। इसलिए हम अभी अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने से ये कंद जब हम लगाएंगे तो अगस्त सितंबर में जाकर कंद से उसमें से अच्छे विकास होंगे और सितंबर अक्टूबर में जाकर उससे हम जो शाखाएं निकलेंगी उसे तोड़कर हम मुख्य खेत में नर्सरी तैयार करेंगे और अक्टूबर तक हम उसे बेचेंगे और नवंबर में वो जाकर हम अपने खेतों में लगाएंगे। इसलिए किसान भाइयों, इस तरह से डहलिया चाहे क्राइसेंथेमम में भी सेम इसी तरह से होता है। मुख्य जो पौधे हैं जिसे मदर प्लांट कहते हैं, मदर प्लांट से शाखाएं निकलती हैं, उसको तोड़ के हम इंडोलिक ब्यूटेरिक एसिड में डालकर हम उसे फिर दूसरे जगह हम लगाते हैं और उसमें शाखाएं निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं। उन जड़ों को फिर बड़े होते हैं, उसके बाद वो नर्सरी तैयार होते हैं। तो इन सारी सस्य क्रियाओं को करने में लगभग इन प्रक्रियाओं को करने में हम करीब 1 से 1.5-2 महीने तक लग जाते हैं। इसलिए अभी से हम किसान भाई अगर हम तैयारी करते हैं तो हमारा जो है ये नर्सरी अच्छे तरह से अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक हमारा तैयार होगा और हम इन बीजों को अच्छी तरह से बेच सकते हैं। ये तो हो गई मधुकर जी, जैसा कि 2 फूलों के बारे में आपने बताया। इसके अलावा और कौन कौन से फूल हैं, जैसे गेंदा वगैरह जिससे हमारे किसान भाई व्यावसायिक तौर पर ज़्यादा लगाते हैं, और कौन कौन से फूल हैं जिसकी नर्सरी अभी से तैयारी की जाए? देखिए किसान भाइयों, अभी जो है हम गेंदा, डहलिया, पिटूनिया, जिनिया, उसके बाद और भी सारी छोटी छोटी फूलें जो हैं जिनके बीज जो होते हैं, जिन बीज के द्वारा जो होते हैं, वो बीजें हमारी बहुत छोटी छोटी होती हैं। इसलिए अभी से हम अपने खेत की तैयारी कर लें और खेतों की तैयारी करने के लिए सबसे पहले नर्सरी की तैयारी करते हैं हम।
नर्सरी जो है सबसे पहले हम 2 से 3 बार उसकी जुताई कर देते हैं। जुताई करने के बाद 3G या 10G नाम की जो दानेदार दवाई होती है, जैसे कार्बोफ्यूरॉन, थीमेट या रीजेंट, इन दवाओं का हम इस्तेमाल करते हैं। 100 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के अनुसार हम इसमें डालते हैं और उसमें डालकर हम अपना नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी बनाने के लिए सबसे पहले हम नर्सरी को 6 इंच ऊंचा कर देते हैं। बेड बनाते हैं 6 इंच का बेड बना के ऊंचा कर देते हैं, जिससे चलते हमारा पानी जो है उस पर नहीं रुकता है। क्योंकि बीज जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और बीज छोटे होने के चलते अगर पानी की मात्रा थोड़ा भी, अगर बारिश की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, चाहे हम पानी ज़्यादा दे देते हैं, तो वो बीज बह के हमारा बाहर निकल जाता है, जिससे बर्बाद हो जाती है। इसके लिए हम बेड अगर थोड़ा ऊंचा कर देते हैं तो बेड में पानी नहीं लगता है और हमारा बीज नहीं सड़ता है। इसके बाद हम बीजों को जब 7 से 8 दिन में जब बीज निकल जाती हैं तो हमें 2-3 क्रियाएं जो होती हैं, सबसे बड़ा जो होता है वो गलने की प्रक्रिया होती है। जो रोग होता है जड़ में वो गल जाता है। बहुत सारी, जैसे हम पिटूनिया लगाते हैं, जिनिया लगाते हैं, उसके बाद और भी जो फूलें हैं जिनकी हम नर्सरी तैयार करते हैं, वो नर्सरी जो हैं वो गलने लगती हैं। इसके लिए हम डाइथेन M45 या बेवेस्टीन या मैनकोजेब, कोई भी फफूंदी नाशक दवा जो 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर हम फव्वारा के रूप में, क्योंकि पौधे जो होते हैं बहुत छोटे छोटे नर्सरी में होते हैं, इसलिए फव्वारा के रूप में हम ऐसे दें ताकि हमारा पौधे बचे रहें और पौधे हमारे गिरे नहीं। इस तरह से हम फव्वारा विधि देकर हम नर्सरी की बचाव कर सकते हैं। मधुकर जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि शीतकालीन जो फूल लगाते हैं उसकी नर्सरी कैसे तैयार की जाए और उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरती जाएं। मधुकर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। तो मास्टर जी, तो फूल के बारे में बड़ा बढ़िया जानकारी मिल गया हमारे विशेषज्ञ से। हमके बुझाला कि जे भी किसान भाई बहन मन चाहबे कि फूल लगाए है तो आप तैयारी शुरू कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कहेंगे कि पर्वतिया जी, आप सिर्फ जानकारियाँ लिया मत करिए, जानकारियों का उपयोग भी कीजिए। और हमारे किसान भाइयों से भी ये आग्रह है कि हम जो जानकारियाँ देते हैं आप उसका उपयोग करें, और उपयोग के बाद अगर आपको कोई समस्या आती है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कि हमने जो आज जानकारी दी वो आपके लिए और उपयोगी हो सकती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बात ज़रूर हम तक पहुँचाएं, है ना पर्वतिया जी? सही कहा थी मास्टर जी। और अगर हमरा के लिखे खोजिला तो हमरे कर पता नोट कर लो। हमरे कर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो इस पते पर पर्वतिया जी हमारे तमाम किसान भाइयों का हमें रहेगा इंतजार। हाँ मास्टर जी, अपन बात लिखे ले, अपन सवाल, अपन सुझाव कुछ भी लिखे ले, उमन जरूर हमरे के पता के इस्तेमाल करबे। हाँ। और हमरे के जरूर लिख भेजबे। बिल्कुल। और आज जो जानकारियां हमने दी हैं वो आपके लिए उपयोगी हों। आज खेती बाड़ी में और अपने पशुधन के क्षेत्र में तरक्की करते रहें, विकास करते रहें। कृषि दर्शन की इन तमाम शुभकामनाओं के साथ पूरी टीम को लेकर हम आपसे लेते हैं विदा। जोहार।